चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर सरफेस 2 इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है और सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। स्फीयर का सरफेस 1, सिलेंडर का सरफेस 2, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का डायमीटर है वो 1 मीटर है, वाइल द सिलेंडर हैज ए डायमीटर एंड लेंथ। और जो सिलेंडर का जो डायमीटर है और जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, मतलब d = L है। इसमें L ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, d छोटा दिख रहा है, पर डायमीटर और लेंथ दोनों इक्वल हैं सिलेंडर के केस में। कितना है? 0.5 मीटर ईच। द रेडिएशन कन्फिग्रेशन फैक्टर F11, कन्फिग्रेशन फैक्टर F11 निकालना है, मतलब ठीक है, ये सरफेस अंदर से जो है ये F11 निकालना है, F11 हमको फाइंड करना है। देखो F11 कैसे फाइंड होगा, मैंने बताया कि जो किसी टेम्परेचर पर होगा और कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रहा होगा ये सरफेस, ठीक है। तो उस कन्फिग्रेशन फैक्टर कह लो या व्यू फैक्टर कह लो या ज्योमेट्री फैक्टर कह लो या एंगल फैक्टर कह लो या शेप फैक्टर कह लो, बात एक ही है। तो F11 का कन्फिग्रेशन फैक्टर, F11 का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम सरफेस 1 दैट रीचेज सरफेस 1, मतलब कि कितना फ्रैक्शन, अगर यहाँ कितना फ्रैक्शन अगर सरफेस 1 से रेडिएशन एनर्जी इमिट होती है तो कितना फ्रैक्शन वो खुद पे, कितने फ्रैक्शन रेडिएशन एनर्जी उस पर खुद पे आएगी। मतलब जैसे अगर मैं F12 की बात करूं तो कितना फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो यहाँ से लीव करी है वो कितना इस सिलेंडर पे आएगी। मैं मान लो 1 यूनिट रेडिएशन एनर्जी इस सरफेस से, इस होलो स्फीयर के सरफेस से रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है। तो मान लो 0.4 फ्रैक्शन ऑफ 1, ठीक है, 1 का 0.4 पार्ट इस सरफेस पे आया सिलेंडर पे और 0.6 पार्ट इस 0.6 पार्ट इसके खुद के पार्ट पे आया। मतलब कैसे आएगा? जैसे यहाँ से कोई रेडिएशन एनर्जी आई वो यहाँ से भी टकराई और यहाँ से गई तो यहाँ से टकरा दी, आई, क्योंकि आमने सामने है ना, तो आएगी। अब अगर ठीक है तो कुछ पार्ट इस पे इमिट होगा, कुछ पार्ट इस पे अटैक करेगा और कुछ पार्ट इसके खुद के सरफेस पे आएगा। तो F11 ऐसे तो कैसे निकलेगा? F11 प्लस F12 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। F12 भी नहीं पता है तो हम F12 कैसे पता लेगा? F12 A1 रेसिप्रोसिटी थ्योरम, F21 A2, ठीक है। और F21 कितना होगा? F21 क्या होता है? F21 प्लस F22 इज इक्वल्स टू 1। तो F22 कितना होगा पहले ये बताओ। फ्रैक्शन ऑफ, ये फ्लैट है, ठीक है, यहाँ से कोई रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी इसके सरफेस से, सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, इसके सरफेस से कोई रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी तो क्या इसके ऊपर आएगी? खुद के नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, इससे जो रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी इसके सरफेस में तो आएगी नहीं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो F22 इस केस में 0 हो गया, तो F21 कितना आ गया? 1। तो F21 आ गया, तो यहाँ से F12 कितना आ गया? A2 ओवर A1। तो A2 किसका सरफेस एरिया? हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया की नहीं। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड है
तो सिलेंडर के केस में सॉलिड है, तो उसके अपर जो क्रॉस सेक्शन वाला साइड है वो भी सॉलिड होगा, तो वो वाला उसका क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया, और दूसरे वाले का पोर्शन का एरिया। तो 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन का एरिया सॉलिड सिलेंडर का। हॉलो नहीं है, सॉलिड है। हॉलो होता तो फिर वो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट नहीं आता। सॉलिड है तो उसका पार्ट आ रहा है, क्योंकि उसके साइड से भी तो रिलीज होगी, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड है, वहाँ पर कुछ मटेरियल है। 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और उसका सरफेस भी तो है, तो उसका सरफेस क्या है, पाई डी एल क्या हो गई उस सिलेंडर की लेंथ। अब A1 किसका एरिया, स्फेयर, हॉलो स्फेयर है, ये स्फेयर है, स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं आर को क्या लिखूँ, dy/2, तो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर, डी इसमें स्फेयर का लिया है, इसमें सिलेंडर का लिया है। तो पाई बाई 2 डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू एल है उसमें, तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल डी स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो डी स्क्वायर हो गया 3 डी स्क्वायर बाई 2 कैपिटल डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू इसमें कितनी, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो कितना आया, 0.75, ठीक है। कितना आया, 0.75। 4.9 का ना 3, हाँ डी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.5 और पापन जी 25, 0.25, 75, 30, 75, 1.5 मल्टीप्लाई 0.25, 0.375, तो ये आ गया 0.375। ये क्या आया, F12, ये F12 आया, और हमको निकालना क्या है, F11 निकालना है। तो F11 कितना होगा, 1 माइनस F12, तो कितना 1 माइनस 0.375, कितना आया, 5 2 9 3 6, तो 0.625, ठीक है, 0.625 आ गया F11, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये कह रहा कि ए 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वाज स्विच्ड ऑन इन ए 2.5 3x3 का रूम है, मीटर का साइज का थर्मली इंसुलेटेड रूम, ठीक है। मतलब मैं ये अगर मैं रूम मान लूँ, ये 2.5 3 और 3x3 2.5 का थर्मली इंसुलेटेड रूम है। मतलब हीट, कोई भी हीट रूम से बाहर नहीं जा रही है, इंसुलेशन है पूरा, जितनी भी हीट है वो कमरे के अंदर ही है। हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, अब T इन्फिनिटी मान लिया, और 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो वॉल्यूम कितना है, 2.5 इंटू 3 इंटू 3, 3, ठीक है, 3 3 9 9 5 45 18 4 22, ठीक है, 22.5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का रूम है। टेम्परेचर 20 डिग्री, रूम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 24 आवर्स, मतलब रूम का टेम्परेचर क्या होगा, 24 घंटे अगर लाइट जली रखी तो तब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 24 घंटे अगर लाइट जली रखी तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा,
तो जो ये 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है 24 घंटे तक जला, कितना हीट लॉस हुआ बताओ भाई, कितना हीट लॉस हुआ। और इसमें एयर होती है, रूम क्या रहता है, एयर तो रहती है नहीं, रूम में क्या रहती है, एयर तो रहती है। एयर रहती है नहीं। तो 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब अगर 24 घंटे चला तो कितना हीट लॉस हो, कितनी हीट एनर्जी आई। हीट लॉस कितना हुआ, 100 वाट का है, ठीक है, मतलब जूल पर सेकंड, 24 घंटे तक चला, 24 आवर्स, 1 घंटा 60 मिनट और 60 सेकंड, तो कितने जूल एनर्जी का लॉस हुआ, 24 घंटा 60 864 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है, इतने जूल जो है वो हीट लॉस हुआ। तो हीट लॉस हुआ तो गेन तो कोई ना कोई करेगा ही। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक, एनर्जी कंजर्व होती है भाई, कहीं भी वेस्ट नहीं होती है। मतलब वेस्ट होने का मतलब वो किसी ना किसी रूप में ट्रांसफर जरूर होती है नहीं, कहीं ना कहीं जारी होती जरूर। तो हीट लॉस तो हुआ, तो हीट गेन कौन करेगा, जो एयर है, वो रूम में जो एयर है वो गेन करेगा, और जो रूम है उसके बाहर तो जाने वाला नहीं है हीट, क्योंकि इंसुलेटेड रूम है, ठीक है। तो कौन गेन करेगा, रूम की एयर गेन करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा रूम का, तो रूम की एयर गेन करेगी। तो रूम की एयर गेन करेगी तो कितना गेन करेगी, mCp T2 - T1, मतलब मैं कांस्टेंट Vc, जो स्पेसिफिक हीट मैंने लिया है वो कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम एयर का कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इस कमरे का कांस्टेंट है, कहीं वेरी नहीं कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर होता तो कांस्टेंट Cp लेता, तो Cv मैंने लिया है कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एयर कितनी होती है, स्टैंडर्ड है एयर के लिए, आइडियल गैस है 0.717 किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। और एयर की डेंसिटी क्या होती है भाई, सबको पता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है, ठीक है। तो जो ये एनर्जी है लॉस हुई, ये कौन गेन करेगा, ये एयर गेन करेगी। तो उससे क्या हो, गेन करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब और बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, अब मास निकालना है, पहले मास कितना होगा, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 22.5, ठीक है। तो 1.2 इंटू 22.5 कितना हुआ 27, तो मास कितना आ गया 27 kg आ गया। तो अब यहाँ से हीट गेन निकालेंगे, तो कितना है हीट लॉस, हीट गेन, तो 864 इंटू 10⁴ का इसने हीट लॉस किया, तो रूम की एयर ने उसको गेन कर लिया, एनर्जी का इक्विलिब्रियम लगा लिया हमने, एनर्जी वेस्ट नहीं गई, गेन कर लिया उसने। कितना है मास, Cv कितना है 0.717 10⁻3, क्योंकि 0.77 किलो जूल पर केल्विन है, किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। और T2 टेम्परेचर बढ़ा, कितना T1 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिख रहा हूँ, केल्विन में बदल दूंगा, दोनों माइनस होके बाद वही बैठेगी, चाहे केल्विन में कर लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माइनस होते हैं ना, कोई डेल्टा T निकालते हैं ना, तो वहाँ पर अगर केल्विन में भी, वैसे तो केल्विन में होना चाहिए क्योंकि सारी क्वांटिटी यहाँ केल्विन चल रही है, मैं केल्विन में कर लेता हूँ चलो। तो 273 प्लस 293 केल्विन। तो सॉल्व करो, T2 कितना आएगा 864 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 0.717 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 293, तो माइनस 273, कितना आया, ये आया 8.6, सही है 27.7, ठीक
ठीक है, तो ये आया, मैंने कैलकुलेशन करी है 864 10⁴ डिवाइड 27 डिवाइड 0.717 डिवाइड 10⁻³ प्लस 293 माइनस 273, तो यह आया टेम्परेचर T2 466 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए हॉलो एंक्लोजर इज फॉर्म्ड बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर। एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, एक हॉलो एंक्लोजर इनके बीच में बना हुआ है। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये हॉलो है, लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब लेंथ ऑफ इनफाइनाइट है, ऑफ रेडियाई, इसकी रेडियाई 1 मीटर है और इसकी 2 मीटर है। रेडिएटिव हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सरफेस 2, ये सरफेस 2 है, इसका इनर सरफेस, और आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, और ये आउटर सरफेस है स्मॉलर सिलेंडर का, सरफेस 1। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। 1 outer surface of the smaller cylinder and 2 inner surface of the outer cylinder. The radiating surface are diffuse. Radiating surface जो है वो diffuse है। मैंने आपको बताया था, दो एग्जाम्पल्स हमें साथ लेते हैं, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर एंड रेडिएटिंग सरफेस। जो सरफेस हैं, रेडिएटिंग सरफेस आर डिफ्यूज एंड ग्रे सरफेसेज। ठीक है, एंड द मीडियम इन द एंक्लोजर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मीडियम जो इनके एंक्लोजर में है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द थर्मल रेडिएशन, अब देखो उसने क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लीविंग लार्जर सरफेस। लार्जर सरफेस कौन सा है, सरफेस 2। फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लीविंग द लार्जर सरफेस, लार्जर सरफेस से जो रेडिएशन लीव हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन, लार्जर सरफेस से जो रेडिएशन लीव हुआ है, जो इमिट हुआ है, लार्जर सरफेस मतलब ये जो इनर सरफेस है ना आउटर सिलेंडर का, इससे जो रेडिएशन लीव हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन खुद पे रेडिएशन लीविंग द सरफेस एंड स्ट्राइकिंग इटसेल्फ, एंड खुद पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड स्ट्राइकिंग इटसेल्फ मतलब खुद पे स्ट्राइक करता है, मतलब लार्जर सरफेस से, मतलब लार्जर सरफेस इनर सरफेस ऑफ द आउटर सिलेंडर से जो रेडिएशन लीव हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन खुद पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर पर ही स्ट्राइक कर रहा है, कितना फ्रैक्शन। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है, F22 निकालना है। F22 का मतलब क्या हुआ, देखो F2 क्या है, सरफेस, और स्ट्राइकिंग इटसेल्फ, किसको स्ट्राइक करना है, 2 को स्ट्राइक करना है। अगर वो कहता है स्ट्राइकिंग आउटर सरफेस ऑफ द इनर सिलेंडर, तो किस पे स्ट्राइक कर रहा है, 1 पे स्ट्राइक कर रहा है। तो कौन स्ट्राइक कर रहा है, 2 स्ट्राइक कर रहा है किस पे, 1 पे, तो F21। समझ गए। तो पर हमको यहाँ पर निकालना है F22। F22 कैसे निकलेगा, देखो क्या होता है, F21 प्लस F22 इक्वल्स टू 1 होता है, होता नहीं होता। F21 हमको निकालना है, इसका मतलब तो F21 कैसे निकालेंगे, F12A1 रेसिप्रोसिटी थ्योरम, F21A2। अब F1 मतलब आउटर सरफेस ऑफ द इनर सिलेंडर, तो आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर, तो आउटर सरफेस से जो रेडिएशन लीव कर रहा है उसका कितना फ्रैक्शन 2 इनर सरफेस ऑफ द आउटर सिलेंडर के पर स्ट्राइक कर रहा है। मतलब आउटर जो इनर सिलेंडर से जो इनर सिलेंडर है ना, उसका आउटर सरफेस जो है ना, वो जो रेडिएशन लीव कर रहा है उसका कितना फ्रैक्शन जो आउटर सरफेस है, जो आउटर सिलेंडर है उसके इनर सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, कितना फ्रैक्शन, सारा का सारा स्ट्राइक करेगा।
भाई जब जो भी यहाँ से निकलेगा, कहीं को भी निकले, उसको तो पूरा इंक्लोज कर रखा है ना, उसको तो पूरा अंदर दबा रखा है ना। जो बाहर वाला सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर है, उसने पूरे इनर वाले सिलेंडर को तो पूरा कवर कर रखा है। वो तो कहीं से भी अगर रेडिएशन लीव करेगा, वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, कहीं से भी कर ले, इन्फाइनाइटली है लॉन्ग, ठीक है, कहीं से भी कर ले, तो वो आउटर जो आउटर सरफेस है इसी पे जाएगा और कहीं तो जाना ही नहीं है उसको, ना वो खुद पे स्ट्राइक कर पाएगा। वो बताओ खुद पे कैसे स्ट्राइक करेगा? ये जो आउटर इनर सिलेंडर है, ये अपने आप पर कैसे स्ट्राइक करेगा? यहाँ से ऐसे रेडिएशन लीव किया बाहर को, तो कहाँ स्ट्राइक करा अपने आप पर? नहीं कर पाएगा। तो इस केस में F11 0 हो गया, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1, तो F11 क्या हो गया? 0 हो गया, तो F12 क्या हो गया? 1 हो गया। F12 1 हो गया, तो F21 क्या हो गया? A1 ओवर A2 हो गया, समझ गए? तो A1 एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस से रेडिएशन लीव हो रहा है, क्रॉस सेक्शन से नहीं, सरफेस एरिया से। तो इनर सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरफेस वन, इनर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ पाई D1 L। और भाई इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो L तो ये तो लेंथ जो है वो कांस्टेंट ही है दोनों में, पाई D2 L। इस और ये आउटर सिलेंडर का सरफेस एरिया पाई D2 L, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, तो D1 क्या होगा? R1 R2। तो R1 रेडियस इसकी कितनी है? इनर सरफेस की रेडियस 1, और आउटर की कितनी है? 2, तो कितना है? 0.5। तो यहाँ से F21 कितना आ गया? 0.5। तो हमको निकालना क्या? F22 निकालना है हमको। तो F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1 है, तो F22 कितना आ गया? 0.5, ठीक है। F22 कितना आ गया? 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि F22 0.5 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इनर सरफेस रिलीज करता है, तो उसका 0.5, 1 का 0.5 खुद पे स्ट्राइक करेगा। मतलब 0.5 यूनिट रेडिएशन एनर्जी खुद पे स्ट्राइक करेगी और 0.5 रेडिएशन एनर्जी इनर सिलेंडर पे स्ट्राइक करेगी, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि 2 लार्ज डिफ्यूज ग्रे पैरेलल प्लेट्स, 2 लार्ज डिफ्यूज ग्रे पैरेलल प्लेट्स उसने कह दिया, देखो क्वेश्चन में ही कह दिया उसने कि डिफ्यूज है, ग्रे है। हम वैसे भी एकदम से मान के चलते हैं कि डिफ्यूज सरफेस है और ग्रे सरफेस है। डिफ्यूज सरफेस मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है जो वो इमिट करेगी वो ऑल डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी सरफेस। और ग्रे का सरफेस का आपका मतलब आपको पता ही है कि जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती एट ए, ठीक है। मतलब वो ओवरऑल सारी वेवलेंथ के लिए मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी कांस्टेंट होती है सारी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। डिफ्यूज सरफेस ये हो गया। और एक अजम्पशन है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, सरफेस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जितना है उतना ही रहेगा चाहे टाइम कितना भी लगता रहे, चेंज नहीं होगा। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, टेम्परेचर ही कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 2 लार्ज डिफ्यूज ग्रे पैरेलल प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाई, अब देखो उसने लार्ज कह दिया मतलब इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, मतलब लेंथ उनकी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं, हैव सरफेस टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन और 300 केल्विन, ठीक है। ये देखो ये मैं लार्ज सरफेस प्लेट है, मैं दिखा रहा हूँ बस लार्ज सरफेस प्लेट है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। इफ़ द इमिसिविटीज ऑफ द सर्फेसेज आर, अगर मैं इसकी इमिसिविटी 0.8 और इसकी भी 0.8 और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज रेट
बिटवीन द, तो पूछा है द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज, कितना हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज। अब देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसमें इमिसिविटी दे रखा है, तो ठीक है इमिसिविटी दे रखा है, तो इसका जो व्यू फैक्टर आएगा वो इमिसिविटी के टर्म में आएगा, जो सेव फैक्टर हम जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे जब आने वाले क्वेश्चनों में मैं उसमें आगे वाले क्वेश्चनों में देखो, यहाँ पर तो मैं अभी बता रहा हूँ कि सिंपल सेव फैक्टर ऐसा होता है, तो आने वाले क्वेश्चनों में इसके 3, जैसे हम कंडक्शन में हमारे पास सर्किट होता था, कंडक्शन सर्किट मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे कंडक्शन सर्किट होता था, कन्वेक्शन में भी कन्वेक्शन सर्किट, इसमें रेडिएशन में भी रेडिएशन सर्किट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा कि वो रेडिएशन सर्किट कैसा होता है, उसमें भी जैसे रेजिस्टेंस होता है तो इसमें भी रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस, भाई इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, सरफेस का रेजिस्टेंस होगा, दोनों सरफेस का रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो है टोटल मिलके व्यू फैक्टर बनाते हैं, वही मिलके कॉन्फ़िगरेशन वो एफ बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, सेव फैक्टर बनाते हैं, वही रेजिस्टेंस मिलके। ठीक है, तो इसमें इमिसिविटी 0.8 है दोनों की। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो T1 है, T1 ग्रेटर देन T2 है टेम्परेचर, तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज 1 से 2 की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेम्परेचर 400 केल्विन ज़्यादा है 300 केल्विन से, हीट ट्रांसफ़र हीट रेडिएशन सरफेस 1 से ज़्यादा होगा, तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हम निकालेंगे तो T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो अगर मैं Q12 निकालूंगा, Q12 मतलब नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज फ्रॉम 1 से 2, तो क्या होगा, सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस सिग्मा T2 की पावर 4। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ना, उसमें क्या कहता है, इमिसिव पावर डायरेक्टली पावर टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये हो गया। ठीक है, अब दो इनफाइनाइट, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट का, उसमें मैंने क्या बताया था कि, और ये हो गया एरिया डिवाइडेड बाय इमिसिविटी ε1 प्लस 1 बाई ε2 माइनस 1। दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट जब होंगी तो उस केस में नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला ये होगा, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट होंगी तो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, एरिया जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट और सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट दोनों का सेम है, तो और उसने पूछा भी है, और हमको सरफेस एरिया दे नहीं रखा है, पर उसने हमको पर मीटर पर सरफेस एरिया पूछा है, मतलब पर मीटर स्क्वायर पूछा है उसने, तो पर मीटर स्क्वायर मतलब Q12 डिवाइडेड बाई A यहाँ आ जाएगा, तो सिग्मा कितना है 5.67 × 10 to the power -8, टेम्परेचर 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाई इमिसिविटी 0.8 प्लस 1 बाई 0.8 माइनस 1, तो कितना आया, यह आया 0.66 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, समझे। और मैं ये बताता हूँ, देखो इसमें जो व्यू फैक्टर जो इसमें रेजिस्टेंस फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंडक्शन में भी कंडक्शन रेजिस्टेंस निकालते थे, है नी, और उसमें क्या होता था कंडक्शन रेजिस्टेंस कि Q इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइडेड बाई R इक्वल टू क्या होता था B/K कंडक्शन में, और कन्वेक्शन में क्या होता था Q इक्वल टू HA डेल्टा T होता था, तो Q इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1/HA, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता था, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1/HA। ऐसे ही रेडिएशन में क्या होगा, Q12 इक्वल्स टू ये क्या है डेल्टा T, मतलब एक को इसको डेल्टा T मान लेंगे, तो ये जो नीचे वाला है ना ये टाइप का रेजिस्टेंस ही है, जो 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1, इसको हम व्यू फैक्टर कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं F12 क्योंकि इमिसिविटी है दे रखी है, तो उस केस में ये होगा। ठीक है।